अपने जब वहाँ मरीज देखता था तो मुझे लगता था खाना एक ऐसा सोर्स हो गया था जो लोगों को बीमार था। मेरी पहली कोशिश ये होती है कि लोग बीमार ही ना पड़े। जो हमारे मॉडिफिकेशन हो रहा है आजकल, बहुत कंफ्यूजन हो गया है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए उसको क्या क्या चीज होना चाहिए, खाने को ऐसे बताइए, क्या खाइए क्या ना खाइए। मेरा खाना जो है वो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। आपके लखनऊ के खाने में व्हाट आर द डिफरेंट क्यूजीन्स व्हिच वी आर एट? उत्तर प्रदेश की अवधी है, मुगलई है, रामपुरी है, रामगढ़ है, बहुत सारे क्यूजीन्स हैं। उनमें डिफरेंस क्या है? हेलो एवरीवन, आई एम शिप्रा माथुर फ्रॉम द हाउस ऑफ मिकी एंड द मोमेंट स्टूडियो। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं शेफ इज़्ज़त हुसैन, एक बेहतरीन शेफ जो एक यूनानी फिजिशियन थे और शेफ बने और आज रिनाउंड शेफ है इंडिया के और मुगलई क्यूजीन। मुगलई खाने पर उन्होंने सब जगह इतना अच्छा सिखाना शुरू किया है, एक एजुकेटर बन गए हैं और इंडिया के नामी ग्रामी में इनका नाम लिया जाता है। ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट मुगलई शेफ्स नाउ। तो शेफ इज़्ज़त हुसैन जी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। बहुत शुक्रिया। एंड आपकी ज़बानी हम आपकी पूरी जर्नी सुनना चाहते हैं आज, तो आप प्लीज़ हमारे को आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत शुक्रिया शिप्रा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मौका दिया कि मैं आपके ऑडियंस के और आपके जो लोग हैं उनसे मैं इंटरेक्ट हो पाया। कल जो आपने प्रोग्राम किया था भाषा और भोजन का, और उस पर भी मैं एक स्पीकर के तौर पे था, नए लोगों से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। और एक आपका मिशन बहुत अच्छा है। और अगर बात आपने मेरे बारे में पूछा तो मेरे बारे में सब लोग जानते हैं कि मैं शेफ़ इज़्ज़त हुसैन हूँ और एक लखनऊ की रॉयल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। उसके बाद में फिर मैं यूनानी डॉक्टर हूँ और उसके बाद शौक़ में मैं ये देखा कि मतलब एक तो ये शौक़ था और दूसरी ज़रूरत ये था कि मैं अपने जब वहाँ मरीज़ देखता था तो मुझे लगता था, जब मैंने महसूस किया कि खाना जो है वो एक ऐसा सोर्स हो गया था और है भी आज भी कि जो लोगों को बीमार डाला, यानी उसकी बीमारी जो खाने से आ रही है। तो फिर मुझे लगता था हम इलाज कर रहे हैं तो भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों ना करें कि लोग बीमार ही ना पड़े। तो फिर मैंने उस कोशिश के तहत जो है वो यहाँ पर आए और मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि दही को ना पकाइए या खाने को ऐसे पकाइए और इस तरीके से और बेहतर है, ये और तरीका, क्या खाइए क्या ना खाइए। तो इन्हीं सब के बारे में जानते हैं आप लोग, मुझे इसी सिलसिले से जानते हैं। तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि लोग बीमार ही ना पड़े और वो बीमारी से बचाने के लिए मैंने चाहा कि लोगों को अच्छा खाना भी खिलाऊं जो उनके मज़ेदार, क्योंकि अगर आप खाना अगर अच्छा नहीं है और वो मज़ेदार नहीं है तो खाया नहीं जाएगा। तो मेरा खाना जो है वो दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो उसमें साइंस है मेरे खाने में। जैसे लोग होता है ना कि लोग खाने को रिप्लिकेट करते हैं, लोग बताते हैं सभी मेरी दादी पकाती थी, ये मेरी नानी ऐसे पकाती थी और मेरे फलाना ऐसे करते। मैं कह रहा मैंने किसी को रिप्लिकेट नहीं किया, मैंने अपने खाने को अपने तरीके से अपनी रिसर्च से बनाना शुरू किया। ज़ाहिर है कि इम्प्रेशन क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन तो है वहाँ पर। इंस्पिरेशन वही कि इंस्पिरेशन क्या है कि मैं कौरमा पका रहा हूँ और लेकिन कौरमे को मैं अपने अंदाज से पकाता हूँ। उसको जैसे प्रोटीन है कौरमा, तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए उसको क्या-क्या चीज़ होना चाहिए। उसमें गार्लिक है, तो मेरे खाने में गार्लिक इसलिए नहीं कि गार्लिक मेरी दादी डालती थी या नानी डालती थी, वो इसलिए कि उससे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करनी थी। फिर उसी वही रेशियो है उसका कि हमने अगर ये नहीं कि हमने एक पाव लहसुन वो क्या कहते हैं डाल दिया उसमें खाने में तो जो वेस्ट हो गया, या इतना कम डाला, एक ही स्पून डाला कि सब वो उसकी फ्लेवर डोमिनेट कर जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को मैंने बैलेंस बनाया और वो मेरा खाना एक बैलेंस फूड है। उसको फिर मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ इसके साथ खाना है तो कौन सी रोटी लेनी है, इसमें राइस लेना है या और कोई ड्रिंक लेनी है तो ऐसे लेना है। तो खाना जो है वो बैलेंस हो जाता है। अब अगर ज़ाहिर है कि कहीं पर भी किसी भी चीज़ का जो बैलेंस है, तो अगर आपने बैलेंस फूड लिया है तो आपको मतलब खाना बेहतर तरीके से हज़म होगा और बीमारी करीब नहीं है। बीमारी आने की 2 वजहें होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि हमारे जिस्म में किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाए। कोई है हमारा मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो गया तो हम बीमार होंगे। फैट लेना ज़रूरी है, इसका मतलब फैट नहीं लेना ऐसा नहीं। फैट ज़्यादा हो गया तो बीमारी।
अब हमारे को खाने ऐसे खाने जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन बढ़े। जी। अब हीमोग्लोबिन हमने नहीं लिया, कम हो गया, वही एनीमिया है, खून की कमी बीमारी हो गई। कैल्शियम कम हो गया, वो बीमारी है। कैल्शियम बढ़ गया तो बीमारी। तो उन बीमारियों को बैलेंस करना है। अगर आपने बैलेंस के लिए, अच्छा एक बात मैं आपको उसमें बता देना चाहता हूँ। पहले तो एक मैं बात बता दूं कि मेरा इंट्रोडक्शन जैसे आपने पूछा था, यहीं से बात शुरू हुई। तो इतना तो इंट्रोडक्शन मेरे बारे में ज्यादातर लोग जानते, जो नहीं जानते उनको जरा सी जहमत करनी है कि वो मुझे गूगल कर लें या किसी भी एआई के ऊपर अगर आप चले जाएं तो शेफ इज्जत हुसैन डालेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। तो वक्त कम है तो मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि लोग जितने जानना चाहते हैं थोड़ी मेहनत करेंगे ज्यादा जानना, वरना मेरी बात पे ज्यादा ध्यान दें जो उसको आपको फायदा पहुंचाएगी। तो मैं मकसद ये मेरा ये था कि मैं लोगों को इस बात के लिए अलर्ट करना चाहता हूँ कि आप खाना जब भी खाएं तो खाने के लिए आपको क्या एहतियात करना चाहिए। अच्छे फ्रेश इंग्रेडिएंट और प्योर इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं। अच्छे लोगों से पकवाइए जिनको खाना खाने के बारे में जानना है। अगर आप किसी होटल रेस्टोरेंट जाते हैं तो कहीं पर भी ना चले जाइए, वहाँ जाइए, पूछिए जाकर कि आपका शेफ कौन है, शेफ से इंटरेक्शन करिए, उससे पूछिए कि सब आपने खाने में क्या बनाया, कैसे किया। हम खाना क्या करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, हमने देखा अच्छा जी ये फला है, उसका ज़्यादा इंटीरियर देखा चले, अच्छा इंटीरियर तो अच्छा होगा। अब उसने खाने में क्या डाला है, क्या क्वालिटी यूज़ की है, कुछ नहीं आपको मालूम नहीं। फिर किसी ने कहा अच्छा खाना मिल गया तो आपको अच्छा नसीब है, और अगर खाना वही उसने आपको बासी खिला दिया या कोई बिल्कुल अनप्लान्ड पक्का हुआ खाना है तो आप बीमारी हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी ट्रेजेडी ये होती है, या जहन इस बात के लिए बन गया अब डॉक्टर के पास जाना है। तो कहाँ चले जाए, जैसे आप कहीं भी आपने जाकर खाना खा लिया था, किसी भी डॉक्टर को जाकर दिखा लिया, नहीं डॉक्टर ढूंढा जाएगा, ये नहीं तो एमबीबीएस है खाली, मैं क्या चाहिए, नहीं मुझे एमडी डॉक्टर चाहिए, नहीं वो स्पेशलिस्ट है, उसका जो है पेट में दर्द हो रहा है तो वो पेट के दर्द का वो स्पेशलिस्ट, आंखों में दर्द हो रहा है तो आंखों का स्पेशलिस्ट हुआ। तो अब हम स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं। तो अगर आपने स्पेशलिस्ट शेफ ढूंढ लिया होता या अपनी मदर का ही खाना खाते तो आपको डॉक्टर ढूंढने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की डेट में जो चलन हो गया बाहर का खाना खाने का, आई फील देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन हो गया है। और विद सो मच जो हमारे मॉडिफिकेशन हो रहा है आजकल खाने का, हमारी जो इंडियन खाना था बहुत अच्छे से पेश भी किया जाता है बहुत जगह कि इंडियन खाने को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है इन अ वेरी इनोवेटिव मैनर, कीपिंग दी ओरिजिनल फ्लेवर्स इंटैक्ट। बट कई जगहों पे एकदम ही चेंज हो रहा है और लोग जो हैं वो शायद दे गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्लेटिंग, द प्रेजेंटेशन एंड जो टेस्ट और फ्लेवर्स के जो या तो ज्ञान नहीं है या इग्नोरेंस है, या जिनको नहीं पता उन्होंने अगर वो चीज़ खाई तो उनके जहन में वही टेस्ट रह जाएगा और वो ही उसको मानेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर डिश हमने खाई थी और ये हो गई, बट उनको वो ओरिजिनल वो नहीं पता। तो कमिंग टू दैट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अब मुगलाई आपके लखनऊ के खाने में, उत्तर प्रदेश के, व्हाट आर द डिफरेंट क्यूजीन्स विच वी आर हैविंग। और इतने सारे हमारी अवधी है, मुगलई है और रामपुरी है, अब अवध के रामगढ़ का है, बहुत सारे क्यूजीन्स हैं एंड उनमें डिफरेंस क्या है और वो हम अपनी ऑडियंस को में कैसे क्लैरिटी ला सकते हैं। देखिए सबसे पहली तो बात होती है एक ज़रूरत ही कि ये दो चीज़ें इसमें आपको बताऊं कि एक तो बड़ा ऑथेंटिक के नाम से लोग बड़ा ब्लैकमेल करते हैं, जबकि उनके अंदर खुद ही कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। वो कहते हैं कि मैं ऑथेंटिक बिरयानी खिला रहा हूँ, ये ऑथेंटिक होता है सिटी के हिसाब से। जिस तरह से ज़माना जो है, लैंग्वेज होती है ना कि लैंग्वेज हिंदी बोली जा रही है, तो लैंग्वेज हिंदी में अपने यहाँ से दिल्ली में हिंदी बोली जा रही है, थोड़ी सी दूर यहाँ से चले जाइए, मेरठ चले जाइए आप, तो मेरठ की हिंदी में टोन में लहजे में फर्क आ जाए। वहाँ से आगे आप मुरादाबाद की तरफ बढ़िए, फिर आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल, और आगे बढ़िए आ जाएगा, फिर जहाँ तक आप लखनऊ पहुँच गए वहाँ पे आ जाएगा। उसके आगे आप फैजाबाद अयोध्या चले जाइए, फिर आ जाएगा बनारस चले जाइए और आ जाएगा। तो ये चेंज होने वाली चीजें, इनके ऊपर अगर हम इस बात को कह दें
क्योंकि हमारा प्रोग्राम भाषा और और भोजन भोजन दोनों भी है, है। तो मैं भाषा से बात बता रहा हूँ। कोई अगर ये कहे कि साहब मेरठ वाले सही गलत हिंदी बोलते हैं और लखनऊ वाले अच्छे बोलते हैं, तो ये गलत होगा। वो उधर से वो मतलब आप पूरब से आवाज आ जाएगी गोरखपुर में, कहते आप लोग खुद गलत बोलते हैं। तो ये मतलब एक जो है उसका, और फिर उसमें मिक्सिंग भी होती है। जी जैसे भोजपुरी है, जी जी। तो भोजपुरी अगर आप लखनऊ से आगे बढ़ेंगे तो एक भाषा, एक अवधि है जो यहाँ तक के बोली जाती है, सिर्फ फैजाबाद तक की है। उसके बाद में वहाँ से बढ़ना शुरू होती है, फिर वो भोजपुरी शुरू होती है। तो जब भोजपुरी के बाद वो आते आते बिहार तक जाती है, तो वो वहाँ से बदलती है। और भोजपुरी तो आपने फिल्में भी देखी होंगी, तो लोगों ने देखा वो इतने हुए कि जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में थी वो उसको डब होकर के भोजपुरी में, शोले जैसी फिल्में जो है वो डब होकर के भोजपुरी में आई। इस तरह हम लोग साउथ की फिल्में याद देखते हैं। टेल मी शेफ की इतनी बढ़िया लैंग्वेजेस हैं उत्तर प्रदेश में, जो मैंने, तो इनका हमारा खाने से क्या? जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि खाने से जो है वो भोजन हो चाहे भाषा हो, इनका खाने से हमारे कल्चर से होता है। जी। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका खाना कौन सा है ना? तो वो कोई बता दे कि साहब हमारा ये है खाना, कोई वो बता दे, तो लोग बता नहीं पाते। एक लाइन में बता दूं, जैसे वो लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज में मातृभाषा कहते हैं ना हम लोग। तो मातृभाषा जो मेरे घर में बोली जाती है, मेरे माँ के घर में, वो हमारी भाषा है। इंग्लिश ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है। इसका ट्रांसलेशन अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो मदर लैंग्वेज आएगी, जी। मदर टंग आएगी, यही बोलेंगे ना। और उसको उर्दू में कहेंगे तो मादरी जबान कहेंगे। यानी पूरी जितने बड़े बड़े सोसाइटीज और कल्चर्स हैं, उन्होंने इस बात को जाके एक्सेप्ट कर दिया है कि मदर, योर कल्चर इज कमिंग फ्रॉम योर मदर। ओके, ऑन द वेरी सेम वे योर फूड इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम योर मदर। Right. Whatever your mother is feeded you, that is your food. Yeah. You are not a Bengali, you are not a Punjabi, you are not a Gujarati, but you are that, so मतलब what your mother has feeded, that is your food. Okay? तो मतलब अगर यहाँ पे आप चले जाइए तो मान लीजिए मैं आपको बिरयानी से बात बताऊं, जो पुलाव जिसको हमारे कहा जाता है, अगर आप लखनऊ में होंगे तो लखनऊ में जो कच्चा चावल या उसको अरवा चावल हम लोग कहते हैं, आप लोग कच्चा चावल कहते हैं, कच्चे चावल की बिरयानी। And just before the 80 kilometers in the Kanpur, if you go over there, so मतलब you are going to be served in the pulao as a sela chawal, that is steamed rice, तो है ना। तो अब वो वहां से आगे चावल ही पूरा चेंज हो गया। अब हमारे अरवा चावल एक पकाना जो है वो बहुत नाजुक होता है, उसकी एक आर्ट है। उस आर्ट को 80 किलोमीटर पहले जो है, यहाँ से अगर आप दिल्ली से जाएंगे तो 80 किलोमीटर पहले उसको मतलब हैंडल नहीं कर सकते। हो सकता है उनसे चावल गीला हो जाए, वो तमाम प्रॉब्लम्स आ जाए। तो ये जो चीज है कि इस बात की बहस मैं लोगों को मना करना चाहूंगा कि वो आप करें कि खाना कौन सा अच्छा है, जो उसकी मदर का खाना है वही अच्छा है, वही अच्छा है। अब जयपुर आप चले जाएं तो पता लगा जयपुर में बहुत मिर्चें खाई जाती हैं, तो बहुत मिर्च वाला खाना है। बंगाल में आप जाइए वो शुगर डालते हैं, गुजरात में जाइए उनकी दाल में भी शुगर पड़ी होती है, मीठी दाल होती है। आप कहते हैं दाल बेकार है, मीठी अच्छी नहीं होती, नहीं, उनके लिए अच्छी होती है, आपके लिए अच्छी नहीं। आपको टेस्ट पसंद नहीं होगा ना। अभी मैं हैदराबाद में था, आपको यहाँ से आपको मालूम है, मैं कल आपके साथ हैदराबाद से आया था, तो वहाँ हैदराबाद में जो वहाँ के होटल के जो हमारे ओनर थे, तो उनसे मैंने स्टू वहाँ में बनाया, तो वो स्टू उन्होंने सोच के ही नहीं खाया, क्योंकि स्टू करने के लिए मीठा है, मैं मीठा नहीं खाता। तो वो प्याज की जो मिठास है वो लोग इतना खट्टा खाना खाते हैं, उनको प्याज की मिठास बर्दाश्त नहीं। तो उन्होंने कहा भी हमसे कि भाई मुझे जो घर में भी मेरे को कोई मीठा सालन पकता है तो मैं नहीं खाता। तो यानी कि अब ये देखिए वो स्टू हम लोग कितना शौक से खाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग खड़े मसाले का स्टू और ये स्टू वो स्टू कितना हमारे घर में, मतलब मेरे घर में खुद पकता है, तो हम लोग उसमें खड़े मसाले का स्टू बहुत शौक से खाया जाता है। उसमें हल्की सी प्याज की मिठास होती है, यही उसकी खूबसूरती है, यही उसका लज्जत है, लेकिन वो उनको नहीं पसंद आता। तो ये बात ये नहीं कि मतलब ये स्टू खराब था। तो जो हमारी फूड हैबिट्स होती हैं उनके हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, गलत यहाँ पे क्या होता है मालूम आपको, कि हम आपको कोई चीज आपको खिलाएं, खिचड़ी खिलाएं और कहते हैं पुलाव, समझे, ये ठगी है। तो आजकल बहुत सी जगह जो है ये ठगी होती है, वो उसको उन्होंने देखा नहीं, उस चीज से चले नहीं, गलावटी कबाब पका रहे। तो एक बल्कि एक मसाले वाली कंपनी थी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, मतलब बड़ा आपको वैसा वाकया बताएं कि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि साहब हमारे यहाँ मसाला है और उसको गलावटी कबाब का मसाला हमने बनाया और बहुत अच्छा मसाला, आप इसको ट्राई करिए।
मसाले हालांकि मैं खुद ही बनाता हूँ, लेकिन तब भी हमने कहा, तो एक दिन हम बनाए बैठे, हमने लो इनका ट्राई करते हैं कैसा इनका मसाला है। तो जाहिर है कि उसको डायरेक्शंस होते हैं ना, पहले पढ़े जाते हैं। तो डायरेक्शंस में उन्होंने उसके अंदर सबसे पहले लिखा था कि 500 ग्राम बॉइल्ड कीमा ले लीजिए। तो हमने कहा भैया, तो मैंने उसको फ़ोन भी किया, हमने कहा भैया तुम अपनी रेसिपी के तुम्हारा बेस ही खराब है, हम यहाँ पे बॉइल्ड कीमा कभी यूज़ नहीं किया जाएगा जो उसमें गलावटी कबाब में। तो उन्होंने अपने शर से बात बताया, बनाने की कोशिश की। तुमने भैया मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, लखनऊ की ही इजाद है गलावटी कबाब। अब वो बेचारा उसको गला ही नहीं पाया होगा, तो उसने क्या किया होगा, कीमे को बॉईल किया होगा और बॉईल करने के बाद डाल दिया। शामी कबाब में जो हमारे जरूर होता है कि कीमा होता है और चने की दाल होती है, उसको बॉईल कर देते हैं। गलावटी कबाब में अगर कोई बॉयल कीमा यूज करेगा तो वो हंसने की बात होगी और वो चीज़ बन भी नहीं सकती। तो ये चीज़ें आजकल शुरू हो गई, जो उनके पास कम ज्ञान है और वो ज्ञान हासिल भी नहीं करना चाहते, और जो नए नए ओनर्स आते हैं, ये इन्होंने ज़्यादा गड़बड़ की। तो उन्होंने नए जो ओनर्स आते हैं उनको उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट का धंधा तो बड़ा अच्छा है, एक हम भी रेस्टोरेंट खोल रहे। तो उन्होंने पीछे से अपने, उनको कुछ भी किसी से बात ही नहीं करते वो, ना उनको कोई कंसल्टेंट चाहिए होता है ऐसे नए लोगों को। ये मैं नए रेस्टोरेंट खोलने वालों के लिए डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनको अलर्ट कर रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको रेस्टोरेंट खोलने का शौक है तो मैं आगे बताऊंगा क्या करना चाहिए। तो उसको क्या है ना, उन्होंने देखा अपना इंटीरियर्स, उन्होंने सोचा हम भी ऐसे करेंगे। प्राइस भी उन्होंने खुद ही सोच लिया, मेनू कहाँ से बनेगा, तो उन्होंने 3-4 होटलों का मेनू जो अलग अलग था सब उन्होंने बना लिया। वो 3-4 होटल जो 20-20, 25-25 डिशेज बनाते थे, रखते थे अपने, उन्होंने सब 4 मिला दी तो 100 डिशेज हो गई। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि एक ही शेफ सब बना लेगा, तो मल्टी कुजीन कर दिया, ये भी रखेंगे ये भी बेचेंगे। तो मल्टी कुजीन का मतलब मल्टी रेंज, मल्टी टेबल्स, है ना। तो वो मल्टी सेटअप तो आपने बना नहीं रहे। एक ही से आपने पूछा तो वो आदमी आया, तो बेचारा कहीं हेल्पर था, थोड़े दिन काम किया था, कहने उसे चाइनीज बना लेते, हाँ बना लेते हैं। कहने लखनवी बिरयानी बना लेते, हाँ बना लेते हैं। पंजाबी बटर चिकन बना लेते, हाँ। वो सब का एक्सपर्ट बना हुआ, कह रहे थे तनख्वाह कितनी लोगे। उसने भी बेचारे ने, उसको मालूम था ना, डरते डरते 30,000, कहने 25 देंगे। तो पहले कहीं 15-20 पे काम कर रहा था, कहते चलो ठीक है। अब वो वहाँ का शेफ हो गया, जो वहाँ का हेल्पर था किसी जगह का, मतलब CDP या शू शेफ भी नहीं, जो हेल्पर था वो वहाँ का शेफ हो गया। वो अपने हिसाब से खाने पका पका के दे रहा है, और चूंकि अपना है खाना है तो अच्छा भी लगता है। फिर उसको न फूड कॉस्ट के बारे में पता है, ना किसी और चीज़ के बारे में पता है, ना उसकी बेसिक्स के बारे में पता है। तो उसने कहना कितना, कहना उसमें काजू पड़ता है लखनवी कौरमे में, तो कहना काजू लेने चले गए, तो कहना कितना। अब उसकी जितना समझ है, उसको रेशियो नहीं पता है कि हमको उसमें 50 ग्राम काजू डालना है 1 किलो मटन में कि आधा किलो डाल देना। तो उसने पाव भर तो सीधे 1 पाव तो याद रहता है उसको कि 1 पाव डाल दीजिए। तो इस तरह से वो चीज़ों की बर्बादी करता है, इधर इनको भी नहीं मालूम होता। तो ये कंसल्टेंट को नहीं रख करके उनको रखते, तो वही चीज़ें कुछ कभी किसी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप कर ही नहीं सकते, तो वो उनका चल जाए। लेकिन 99.9% जो है लोग फेल होते हैं। इसीलिए दिल्ली का ही एक रिकॉर्ड है कि दिल्ली में बहुत पहले से कहा जाता है कि यहाँ पर हर साल कम से कम 1,500 रेस्टोरेंट खुलते हैं, जिसमें 15 भी नहीं रुकते। मतलब उनका टाइम है, कुछ 3 महीने में बंद होते हैं, कुछ 6 महीने में बंद होते हैं, कुछ 9 महीने में बंद होते हैं, कुछ साल भर में बंद होते हैं, कुछ 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, और अगर 5 साल कोई रुक गया तो वो रहता है। क्योंकि रेस्टोरेंट को अगर रुकना है तो 5 साल उसका होना जरूरी है। 5 साल के बाद आप उसको मानिए कि रेस्टोरेंट रहेगा। इसीलिए तो उनकी फ्रेंचाइजीज क्यों ली जाती हैं, इसीलिए ली जाती है। मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजीज चलती है। तो फ्रेंचाइजीज क्यों चल रही हैं? क्योंकि उनको मालूम है, आपको भी पता है कि मैकडोनल्ड में क्या मिलेगा। आप जानते हैं उनके बर्गर के टेस्ट जानते हैं। यहाँ पे आप रास्ते में कहीं, यहाँ से आप जयपुर चले जाइए तब भी आप ले लेंगे, लखनऊ चली जाइए तब भी आप वहाँ खा लेंगे, है ना, बनारस चली जाइए तब भी आप खा लेंगे। लेकिन वहाँ की नई जो रेस्टोरेंट्स होंगे उनके बारे में तो आप जानते नहीं, तो कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। तो फ्रेंचाइजीज, इसीलिए अगर आप नए लोग हैं तो उनको चाहिए कि फ्रेंचाइजीज ले लें, लेकिन वो ये रिस्क ना लें। तो बात वहीं पे आ जाए कि जो हमारे खाने की बात हो रही थी, उस खाने में जो लोग बताते हैं ऑथेंटिक वाली बात, तो ऑथेंटिक खाना, लोग ऑथेंटिसिटी खुद ही नहीं जानते, तो क्या बेचारों बताएंगे दूसरों को। तो ऑथेंटिक फूड की बात तो करें ना।
दूसरी बात एक ये होता है कि खाना घर का खाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, घर का खाना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, आजकल इसके ऊपर लोग बहुत जोर देते हैं, जिसके लिए मैं उनको मना करना चाहता हूँ कि आप इस बात की हैबिट नहीं बनाएं, क्योंकि हो ही नहीं सकता, ये बात हो ही नहीं सकती। आप इरादा भी कर लें कि हम घर का खाना नहीं खाएंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, तो कब तक आप घर में बैठे रहेंगे और कब नहीं निकलेंगे। बिल्कुल। बाहर निकलेंगे, आप एयरपोर्ट पे खाना पड़ेगा, स्टेशन से ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से खाना पड़ेगा, रास्ते में जा रहे होंगे, बस से जा रहे होंगे, अपनी कार से जा रहे होंगे, ढाबों में खाना पड़ेगा। हाँ, आपको अपने स्टैंडर्ड्स तय करना है कि हमको कहाँ खाना खाना है। बाहर नहीं खाना है, ये नहीं हो सकता। आपको कहाँ खाना खाना है, जहाँ आप जाइए सोच समझ से जाइए, शेफ्स को देखिए, उसको शेफ्स की दुनिया को भी उसको मिलो। शेफ्स को भी चाहिए कि वो अपनी कला को, जो उनको ऊपर वाले ने दी है, जो उन्होंने सीखा है, उसको जाहिर करे। उनकी कला उनके खाने में जाहिर होती है, उनकी कला उनके मेनू में जाहिर होती है, तो उनको अपने मेनू में डालिए, अपने खाने में डालिए और कॉन्फिडेंस के साथ उनको खिलाइए। और आप खुद इस बात में रहिए कि मेरा खाना आपको नुकसान नहीं करेगा। मैं अपने खाने के लिए बताता हूँ ना कि मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई, अक्सर मैंने कहा कि आप खाना खाइए, मेरा आपका खाना नुकसान नहीं करेगा, गारंटी, क्योंकि मैंने उसको उसी हिसाब से बनाया। तो वही मैं वापस, दिस इज अ वेरी गुड insight for all the new owners who are making opening up new restaurants. तो आप जब अपना खाना बनाते हो, अगेन आई एम कमिंग बैक, कि आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? देयर आर सो मेनी क्यूजीन्स इन उत्तर प्रदेश, और आप वो मुगलाई करते हैं, तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन मुगलाई खाना जो है वो मुगलों से आया है, और ये ईरान, इराक, पुराने ज़माने के जो फूड, मतलब जो पुराने क्या कहते हैं शहर हैं, जैसे आपने सुना होगा ताशकंद, जो आज शायद अजरबैजान में है, ताशकंद, है ना जी। और वो खाने का मरकज था। बगदाद, ये खाने का मरकज था। टर्की, ये खाने का, ये सब 2000-3000 साल पुरानी, इस्लाम के भी आने से पहले, जो मुस्लिम की बात करते हैं ना लोग खाना, तो इस्लाम आया भी नहीं था, इस्लाम को आए हुए 1400 साल पहले, और ये इनकी तहजीब 2000-3000 साल की। तो पहले वहाँ पे जो आते थे वो मुगल उनको यहाँ पे आके कहते थे कि आप उसको लेकर के आइए, तो खाना उनके थ्रू आया। उनके थ्रू जहाँ जहाँ आया, वहाँ वहाँ के लोकल स्पाइसेस और वेजिटेबल्स एक्सेट्रा जो है वो उसमें ऐड होते चले। सपोज जो खाना कल भी जो बात हो रही, तो मेरी जाफर साहिबा भी कह रही थी ना, तो जो खाना आया तो कह रहे जो लोग बाय रोड मुगल आए, जो घोड़े से और ऊंट से और इस तरह से आए, उन्होंने इधर की तरफ एंटर किया पहले, राजस्थान और इस तरह से। और जो लोग बाई सी आए, तो उन्होंने केरला से एंटर किया, है ना। तो वहाँ पे केरला के स्पाइसेस जो थे वो उनके लिए अच्छा, एक उनका अट्रैक्शन भी था। लेकिन दो लोग जो इंडिया में आए, अंग्रेज और मुगल, इनके जो व्यापारी थे, इनके अंदर एक अट्रैक्शन ये था कि वो मतलब देवर मतलब टू फोन्ड अबाउट द स्पाइसेस ऑफ इंडिया, यानी ये जो है एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से काली मिर्च ब्रिटिशर्स ने हमारी बहुत पसंद की, वो वहाँ से आए उसको लेने के लिए। काला सोना के ज़माने में लोग खाते थे उसको। और उसी तरह से इलायची और जो दूसरी चीज़ें हैं वो मुगलों में मशहूर थी। सेफ्रॉन तो खैर वहाँ उधर तो ईरान वालों को नहीं, लेकिन दूसरी तरफ के जो कश्मीरी सेफ्रॉन के लिए, तो वो लोग यहाँ पर आते थे। तो वो खाने जो हमारे स्पाइसेस हैं वो उन खानों में जुड़ते चले गए। तो अभी आप जब जाइएगा तो आपको इसीलिए फर्क मतलब कि आपको बिरयानी में एक ही कानून है कि चावल जरूरी है जी, या पुलाव में चावल जरूरी, बाकी कोई कानून नहीं। आपका जी चाहे मटर पुलाव बना दीजिए, आपका जी चाहे गोभी का पुलाव बना दीजिए, आपका जी चाहे चिकन का पुलाव बना दीजिए, आपका जी चाहे मटन का बना दीजिए, फिश पुलाव बना दीजिए। उसी तरह बिरयानी पकाने तो आप चिकन की बना दीजिए, मटन की बना दीजिए, वेज बिरयानी बना दीजिए जी, राइट। तो वो जो चीज़ है, हर चीज़ का एक अपना कानून होता है। जैसे कोई रोटी है तो रोटी की बात करें, भाई रोटी बनाओ तो रोटी का उसने पराठा बनाया, कुछ वो कर दिया, कोई बेसन की रोटी का, तो रोटी के एक ही कानून है कि उसके अंदर आटा होना जरूरी है जी। अगर आटा नहीं तो रोटी नहीं है, राइट ना। तो ये इंग्रेडिएंट के हिसाब से चीज़ों को डिशेस होती है। जैसे आपने पूछा ना कि डिफरेंस के लिए, तो वो डिफरेंस तो जरूर आएगा, अगर डिफरेंस ना है तो बेकार है। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि एक स्टेट वाइज कल्चरली एक डिश में
सिटी वाइज एक कल्चर डिश में डिफरेंस आएगा। बिल्कुल। या सो दिस इज वेरी नाइस। सो आप एक बताइए, हमने स्पाइसेस की बातें कर रहे हैं, इतनी बढ़िया बात आपने बताई। तो ये स्पाइसेस क्या हैं? कौन से ऐसे स्पाइसेस हैं जो मुगलाई फूड में डलते हैं, जो एक एनहांस करते हैं? अब एक और चीज़ है, आप इसी में पूछ लूँगी, जो आप थोड़ा ब्रीफली बताइएगा ब्रीफली। एक केसर होता है और एक ज़ाफ़रान होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत ऑडियंस, कई बार मैं भी इतना खाना करती हूँ तो मेरे से भी कई लोग आके पूछते हैं कि केसर और ज़ाफ़रान, तो वो आपकी ज़ुबानी मैं भी जानना चाहूँगी, सो दैट आगे मैं भी लोगों को समझा पाऊँ कि कैसे मैं, क्या मेरी समझ में और असल में क्या कहते हैं वो इंडियन लोगों को हर बात की जवाब देने की आदत है, वो चाहे जानते हो या ना जानते हो, वो जवाब दे देते हो। जब कुछ उससे गलत हो जाता है तो उसको निभाते रहते हैं, उसको जो है प्रूव करते रहते हैं, सब कुछ देते रहते हैं। तो एक नाम मैं इसमें और जोड़ देता हूँ, सैफरॉन। तो जो केसर है वही ज़ाफ़रान है, वही सैफरॉन। ओके। यानी हिंदी अगर मतलब उसको जो स्कूल है, हिंदू स्कूल जो है, हिंदी स्कूल में जो आर्यवेदा वगैरह आता है, जहाँ से आप जानते हैं, तो वहाँ ये केसर कहलाती है। अच्छा, ओके। कोई केसर का कोई पेड़ अलग नहीं है, जी जी, वही चीज केसर है जी। और उसी को अगर मतलब इंग्लिश में बोला जाएगा तो वो सैफरॉन है। अच्छा। और उसी को उर्दू में जब बोला जाएगा तो ज़ाफ़रान। तो तीनों एक ही चीज, तीनों एक ही चीज है। और मतलब ज़ाफ़रान चूंकि कश्मीर में भी उर्दू डोमिनेटेड एरिया है, तो वहाँ ज़ाफ़रान पहले गए। अच्छा। केसर उसको मतलब केसर जो है अब वो केसरिया रंग तक के बन गया, यानी केसर का जो जरद कलर होता है वो उसको उर्दू में जरद कहते हैं ना, सब केसरिया रंग है और मेरा रंग बसंती चोला, बसंती रंग है। तो ये इन तमाम चीजों से इसको भी लोग बुलाते रहते हैं। तो बसंती है, केसर है, केसरिया पगड़ी लगाए, तो आप समझ जाइए केसर भरी हुई नहीं, केसरिया पगड़ी के मतलब ये नहीं पगड़ी में केसर बहुत रखी हुई है। तो शेफ ये तो आपने बहुत अच्छा बताया केसर का, जो आप क्लियर हो गया, ऑडियंस सुनेगी तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर अब एक और चीज है कि हम सबके घरों में गरम मसाला बनता है, लेकिन हर गरम मसाला अलग होता है। एवरी गरम मसाला इन मार्केट में जो गरम मसाला है वो बिल्कुल अलग है और हर कोई अपने घर में अलग अलग बनाता है एज पर द डिशेस। आप उसके बारे में हमें बताइए कि वो गरम मसाला ऐसा कौन सा है जो हमारे मुगलई खाने में यूज होता है। अच्छा देखिए, पहले मैं और उसमें कुछ गरम पहली बात तो मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं अब मेरी बुक में भी मैंने लिखा है कि व्हाट इज गरम मसाला के नाम से क्वेश्चन मैंने छोड़ा ना। मैं उसमें इज्जत का खाना जो बुक मेरी है जानते हैं, उस बुक में भी मैंने लिखा हुआ है। पहली बात तो ये गरम मसाला कुछ होता नहीं, ओके, है ना, ये लोगों ने नाम रखा अपने हिसाब से, इसीलिए उसकी कोई रेसिपी नहीं। आप एक कंपनी को उठाएगा उसकी रेसिपी अलग, दूसरे को उठाएगा उसकी रेसिपी अलग, तीसरे की अलग, और स्टेट वाइज भी चेंज होता रहता है। यानी अगर आप महाराष्ट्र का गरम मसाला लेंगे तो हो सकता है उसमें आपको 20-25 चीजें मिल जाए, गुजरात वाले 15-20 मिल जाए, कहीं तो अलग स्टेट के हिसाब से बना हुआ। पहली बात ये, अगर आप इसको नाम अगर देना चाहें गरम मसाले को तो आप इसको कंपाउंड ऑफ स्पाइसेस कह सकते हैं। ओके, कि मतलब अब ये गरम मसाला नहीं, कंपाउंड है। गरम का मतलब मैं आपसे पूछूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गरम का मतलब इसमें हीट से या टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ओके। गरम एक उर्दू का वर्ड है जिसमें होता है ना, जैसे आपने कहा जैसा खबर गरम, भाई आज की खबर गरम है कि इसमें डॉलर की रेट बढ़ गए, तो गरम खबर का मतलब ना डॉलर गरम है ना उसकी रेट गरम है ना कोई भी चीज, लेकिन ये टॉप ऑफ द न्यूज है। तो इसीलिए मैं उसको बताता रहता हूँ कि जैसे आपने कोई घुइयां खाया आपने, है ना, ये अरबी जिसको बोलते हैं अरबी है, तो अरबी का गरम मसाला उसकी अजवाइन, वो जो अभी गरम मसाले की लिस्ट है उसमें कहीं है ही नहीं अजवाइन, बट इट इज द मतलब टॉप ऑफ द स्पाइस फॉर द अजवाइन। गोभी का मसाला उन ड्राई स्पाइसेस में भी नहीं है, बल्कि उसके गोभी का मसाला अदरक है ना, उस अदरक का एग्जैक्टली। तो अदरक है, या और किसी चीज का आप कोई मसाला ले रहे हैं, सपोज आप जीरा राइस खाते हैं ना, कहते जीरा राइस, तो जीरा राइस का टॉप मसाला कौन सा होगा, जीरा होगा, राइट, तो उसका गरम मसाला जीरा है। अब वो कहते नहीं जीरा तो हमने नहीं ना गरम, आप जीरा राइस बोल तो रहे लेकिन आपने उसको लौंग से बघारा है, तो जीरा उसमें डाला ही नहीं, तो वो जीरा राइस तो कम से कम नहीं कहलाएगा ना, आप भी देख के गुस्सा हो जाएगा। तो गरम से उसका कोई स्पाइस को लेना नहीं, टॉप ऑफ द स्पाइस।
फिर ये हर डिश का अलग होता है, लोगों ने कंपाउंड बना दिया है, ये एक तरह की काहली है कह दीजिए, या लोगों का आजकल तो मतलब उससे भी ज़्यादा एडवांस आ गया। बल्कि मैंने खुद ही अभी एक कंपनी के लिए स्पाइसेस जो है मैंने बनाए हैं एवरेस्ट के लिए। उसमें तो पहले ये होता था कि आपने गरम मसाला लिया तो आप हल्दी धनिया मिर्चाई अलग डालते थे, नमक अलग डालते थे, उसके अंदर प्याज और अदरक लहसुन अलग डालते थे। तो मैंने उसका स्पाइस बनाया तो वो एक पाउच में ही सारी सोल्यूशन। आपको मान लीजिए आधा किलो चिकन पकाना तो आधा किलो आपने वो ले लिया, इजी शेफ के नाम से आता है उसमें, जी जी और उसके अंदर आप पूरा उसे पाउच डाल दिए, आपको ना नमक डालना, ना अदरक, ना लहसुन, ना प्याज। तो अब उसको आप कह दिए कि साहब ये उसका नाम उन लोगों ने रखा है इजी शेफ। तो कहते इजी शेफ मसाला बहुत दिनों में जब सेट हो जाए तो कहते हैं इजी शेफ मसाला जो है उसको हो जाए, तो इजी शेफ मसाला नहीं होगा। तो उसी तरह से गरम मसाला ये उसी को बोलने लगे, ये चूंकि अब ये उर्दू के या उर्दू बोलने वाले किचन से बनता था तो उन्होंने कहले भाई इसका गरम मसाला लाओ। तो उसे गरम मसाला मान लिया, हो सकता है दालचीनी हो उसकी, हाँ है ना, तो उसे गरम मसाला दालचीनी ही बोलिए। ओके या मसलन जैसे वो पुलाव या बिरयानी के लिए जब पानी बॉईल होता है हम्म, तो वो बावर्ची जो है अपने असिस्टेंट को बोलता है चलो गरम मसाला नमक डालो, गरम मसाला डालो। हम्म, तो नमक डालो, गरम मसाला डालने के बाद उसने नमक डाला, हम्म, उसने दालचीनी डाली, लौंग इलायची डाली, है ना, और तेज पत्ता डाल दिया, जी खड़े खड़े सब डालेंगे। तो उसने बोलेगा वही गरम मसाला बोलने के लिए, गरम मसाला ये नहीं। सो गरम जैसे मसाले हम मैं लोग बता खड़ा दूं मसाला बोलते हैं और एक पाउडर फॉर्म होता है, हाँ, तो जो वो पाउडर फॉर्म में भी आपने देखा कि जो लोग मतलब मसाले जो हम, मैं तो कंपनी से पता लगा लेता हूँ, वो देखता कितनी अनाड़ी कंपनी होती है, वो उसमें धनिया डाला हुआ है। अब उसके देखिए उसमें लिखा हो कि धनिया गरम मसाले में धनिया पड़ा, तो कितनी अनाड़ी कंपनी है वही अनाड़ी वाली कि जिसने किसी कायदे के शब्द से बात नहीं। अरे भाई तो उस रीजन में तो जाते हैं आप, कम से कम उससे तो पूछते हैं कि आपकी रीजन में कौन सा गरम गरम मसाला मसाला है। क्या वो गरम मसाला चाहता है पूरी दुनिया यूज करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर डिश का अपना अलग गरम मसाला है, उस डिश के हिसाब से उसको ऊपर नीचे किया जाता है। हम लोग क्या लखनऊ में आज भी जो पुराने लोग खाना पकाते हैं उसके लिए कोई पिसा गरम मसाला नहीं आता है। कौरमा पक रहा है उसका गरम मसाला अलग होगा, अलग है कलिया पक रहा है उसका गरम मसाला अलग उसमें डाला जाता है ना। उसके लिए उसके अंदर कुछ चीजें उसमें ऐड की जाती है, कुछ चीजें विड्रॉ कर ली जाती है ना। जैसे कलिया है तो कलिया आपको उसमें हल्दी जरूर मिलेगी, जी जी अगर कोई कलिया मिला हो तो कलिया में हल्दी मिलेगी। कलिया जो है वो कलील वर्ड से बना यानी कम से बना, तो उसका और मसाले पड़ेंगे उसके अंदर, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। तो लेकिन कौरमे में हल्दी कतई नहीं पड़ेगी। जो कौरमा कोई बना रहा होगा तो उसमें हल्दी छू के भी नहीं जाएगी, वो मिर्च के ऊपर ही बनेगा तो उससे और स्पाइसी उनको मिलेगा। तो हर चीज़ का अपना एक मसाला है, वही उसका डिश के हिसाब से गरम मसाला होता है। अगर किसी के भी दिमाग में गरम मसाला किसी कंपाउंड का नाम है, या लखनऊ में भी एक वो लज्जत ताम बिकता है, तो लज्जत माने तो वो टेस्ट हो गया, ताम मीन्स फूड, तो वो उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए तो लज्जत ताम का मतलब हुआ मतलब वो टेस्ट ऑफ फूड, द स्पाइस फॉर द टेस्ट ऑफ फूड, ये इसमें बोला जाता है। अब लोगों ने जानते भी तक के नहीं लज्जत ताम का मतलब क्या हुआ। अरे उसमें कबाब में तो लज्जत ताम पड़ता है, अरे ये तो इसमें डालो लज्जत ताम नहीं डाला, लखनऊ में बहुत महंगा मिलता है फलाना। एक उन्होंने हाइप जानने की कोशिश भी नहीं की, एक हाइप बना करके लखनऊ की हाइप बना करके ला लज्जत ताम में से मतलब एक कंपनी ने बनाया उसको पाउडर, उसने पैक कर दिया। पुराने जमाने से अगर पैक करना है तो उसको पैक करने को उसको बता दिया, यहाँ पे लोग लेके उड़ गए भाग गए, उन्होंने सोचा मैंने बहुत बड़ा सीक्रेट मसाला बना लिया, ये तो उस दुकानदार को भी नहीं पता कि हमने तुम्हारी दुकान से कोई सीक्रेट मसाला खरीद लिया। अक्सर तो वो देख लेता है अनाड़ियों को, जब वो देखता है तो अगर वो 1000 रुपये किलो बेच रहा कर ले, अरे ये तो बहुत महंगा होता है, 4000 रुपये किलो है, लो भैया दे दो 100 ग्राम तो वो भी ठग लेता है उनको। लखनऊ में हालांकि ठग कम है, लेकिन हर जगह अच्छे बुरे लोग कम होते हैं, लेकिन एक आध लोग ऐसे हैं जो आपको ठगने के लिए तैयार रहते हैं। हम ही लोग को, हम तो लोग उस शहर के लोग हम लोग को ठगने को तैयार रहते हैं, बाहर के लोगों को क्या बताइए। तो गरम मसाला जो है वो बिल्कुल अलग है, गरम का हीट से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज द टॉप ऑफ द स्पाइस। top of the spice. Oh, that's very nice. So now spices से हटके आपसे मैं पूछती हूँ कि आप एक यूनानी फिजिशियन भी हैं और आपने साइंस एंड आर्ट फूड को, जो साइंस एंड आर्ट वो फूड को आपने कॉम्बिनेशन किया, तो वो यूनानी के उसमें आपके कौन से ऐसे मेजर स्पाइसेस हैं जो यूज़ होते हैं या दे आर बेनिफिशियल फॉर यू नो व्हाटएवर वी आर कुकिंग, जिसमें वो हम डालें एंड दैट्स
बेनिफिशियल। देखिए आपको मैं इस बारे में बताऊं कि जो मतलब मेरा कहना है कि फूड इज ए हीलिंग मेडिसिन। ओके, मतलब whenever you are going to be take the medicine, तो in our old trend we are just changing the food. जो होता है ना किसी का पेट खराब हुआ जी, तो आप उसको कहते हैं ये रेगुलर खाना रोक दो, सिर्फ खिचड़ी। दही खाओ, हाँ। खिचड़ी खाओ। तो दही खिचड़ी क्यों खिलाई जा रही थी? खिचड़ी में क्या है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है चावल में, दाल में आपने लिया फाइबर है उसके अंदर, ठीक है ना? जी, फाइबर आपने खिलाया और यहाँ पे दही आपने लिया लैक्टोबैसिलस, यस, तो दिस इज द मेडिसिन। लेकिन आम आदमी उसको दही खिचड़ी समझ रहा है, तो दही खिचड़ी खा रहा है तो कुछ कोई बात नहीं। इसी तरह से कोई चीज़ अगर प्रोटीन डिफिशियंसी की चीज़ है तो उसमें हम प्रोटीन देते हैं। किसी को फाइबर की डिफिशियंसी है, जो स्टूज हम बता रहे हैं ना आपको, फ्यू मतलब आजकल के लोगों का खाने में फाइबर कम है, तो हम लोग उसमें फाइबर मतलब अगर उसमें करेंगे तो उसको बताएंगे खाने में कि सब आप हरा प्याज खाओ, उसमें ज़्यादा फाइबर है ना? तो हो सकता है ना खा पाए, तो उसको एक स्टू बना के दिया, यहाँ से प्याज है, सॉल्युबल मतलब फाइबर्स जो है प्याज के तौर पे आ गए, डाइटरी फाइबर्स के तौर पे जीरा आ गया, सौंफ आ गया। तो ये जीरा, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, ये जितनी चीजें आप देखते हैं ये सब हमारी मेडिसिन है। पान की जड़ ये हमारी मेडिसिन है। पान जो है वो मेडिसिन है। तो ये जितनी भी चीजें मेडिसिन है, अब वो क्या है कि कलरी यूज इसका जो है, यही तो आर्ट थी लखनवी जो कुजीन है उसकी आर्ट यही है कि उस जो मेडिसिन है जो उससे आप भाग रहे थे उसको उसने इतना टेस्टी बना करके आपके सामने दिया कि अब आप दौड़ दौड़ के खाने जा रहे हैं उसको। जैसे नहारी है, तो नहारी के अंदर हमारे जो है वो जो स्पाइसेस हैं, अगर आज आप पाया या नहारी इस टाइप की जितनी चीजें अगर आप वहाँ खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और बहुत सी चीजें, किसी को रिस्पिरेटरी मैंने बताया ना, जैसे किसी रिस्पिरेटरी के सांस फूल रही है या बलगमी मिजाज होता है ना, हम लोग इसमें दिमाग में होता है कि बलगमी मिजाज है ना? तो बलगमी मिजाज में क्या है कि वहां पर हमको अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करना है, तो अदरक के लिए बहुत ज्यादा अदरक आप खा नहीं पाएंगे, आपको तो कल वो अदरक का एक हलवा बनता है, हाँ अदरक का हलवा आपको खिलाया जा रहा है। या अब मैंने उसको ड्रिंक्स में, मैंने पर्सनली उसको ड्रिंक्स में किया, तो जो मैंने कहा भाई सोंठ ले लीजिए। अब सोंठ यानी 1 चम्मच सोंठ अगर आप लेंगे तो नेचुरली कम से कम 6-7 चम्मच अदरक से बनी होगी। 6-4 चम्मच अदरक हलवे भी खाना मुश्किल है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सोंठ में लीजिए, उसको गर्म पानी में घोल लीजिए, उसको मीठा उसका टेस्ट सही करने के लिए उसको उसके अंदर शरबत क्या कहते हैं हनी डाल लीजिए या शुगर डालना चाहे शुगर डालिए, उसको खाइए तो देखिए आपको वो एंटी माइक्रोबीज होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, रिस्पिरेटरी मतलब उस रिस्पिरेटरी के उसके सिस्टम को बढ़ाती है, तो नेचुरली आपकी आवाज़ ये तमाम चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाएगी आपकी। तो अब ये पान की जड़ अगर आप खाते हैं वो भी यही काम करती है। जितने अदरक है पान की जड़, जब अदरक और पान की जड़ को देखेंगे अगर आप उसमें, तो आपको एक ही जैसा लगेगा, सोंठ जैसे ही लगेगी, वही उसको होता है। तो उसका भी काम यही है। तो वो जब आप खा रहे हैं तो ये तो सारी जितनी आप खाना जो आप खा रहे हैं पूरी मेडिसिन है ये। अब तो ये बीच में दूसरी तरफ फिर मैंने बताया कि मतलब इधर की तरफ आ गए तो उन्होंने आपसे ज्यादा पैसा वसूला। मतलब जैसे होता है ना कि एक आती है उसमें हब्बे पपीता, आप कहते हैं गोली को, तो हब्बे पपीता के नाम से गोली आती है जो आपको तकरीबन जहाँ पर भी आप जो यूनानी मेडिसिन में लेने जाएंगे, दिल्ली आदि और कहते हमदर्द वगैरह सब में मिल जाएगी। जो पपीते के बीज हैं उनको पीस करके वो गोली बना दी जाती है संदे का जी। तो अब वो हब्बे पपीता जो है वो लीवर के लिए अच्छी चीज़ है। तो हम लोग जो खाते हैं पपीता खाते हैं डायरेक्टली, उसके बाद रॉ पपाया। अब जिस सीजन में पपाया नहीं आ रहा है, आपने देखा कि पपाया नहीं आ रहा है और किसी को जॉन्डिस हो गया है या कोई लीवर की उसको एलिमेंट अगर हो गया, इशू आ रहा है, तो उसको हब्बे पपीता देंगे। एक तो ये वजह होती है। या फिर अगर किसी तरीके आप मुझे दिखाने आई, मान ली मेरी 1500 रुपये फीस है, तो मैं अगर आपको कह दूँ पपीता खाइए तो आपको 1500 रुपये मुझे देना खा लेंगे कि आप क्यों मुझे 1500 रुपये देंगे? तो सीधी मैं आपको कुछ ना कुछ पपीते की गोलियों को, सौंफ की गोलियां को शहद में डाल के वो इस तरह मैं बदला के दूंगा, तब मैं आपसे कहूँगा भाई 3000 रुपये की आपकी दवा बन रही है ये ले लीजिए। तो 1500 रुपये मैंने उसमें लागत में लगाए होंगे, हो सकता है 1000 ही रुपये लगाए, 2000 मैंने अपना खर्चा, भाई मेरा तो अपना खर्चा होगा एज ए डॉक्टर, तो वो कैसे निकालेंगे? तो इसलिए बहुत सी चीज़ें, क्योंकि अदरवाइज आपका खाना अगर बैलेंस में ले रहे हैं, ऑन द रूटीन ले रहे हैं, तो यही आपका खाना। सो
इतने सारे हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे, आई थिंक हमारे ऑडियंस को बहुत सारी क्लैरिटी आई, बहुत बढ़िया इंसाइट्स हमको आपके इंटरव्यू से मिली। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट, व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ कुकिंग और क्यूजीन्स फॉर 2026? मैं 26 नहीं और ऑनवर्ड में बात करना चाहूँगा। 26 तो 21 साल का होगा। ऑनवर्ड में बात करना चाहूँगा कि एक तो जो ट्रेंड चलता है हर साल, हर कंट्री में, मतलब अपनी जो है ना, वो लोगों को आजकल अपनी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। लोग कहते हैं ना कि दूसरे की बीवी ज़्यादा अच्छी लगती है तो उसी तरह से कुजीन के मामले में भी यही है कि जो लोग बैठे होते हैं उनको लगता है कि हमारी कुजीन तो हम रोज़ खाते ही, ज़रा कोई दूसरी खा के देखते हैं। तो वो आजकल जो है कोरियन, अभी ऐसा हमारा था तो इंडिया में कोरियन क्यूजीन ने एंट्री ली है। अब वो कोरियन बहुत सी चीज़ें लोग खा रहे हैं जबकि उसमें बहुत मिर्चें हैं, रो रो के खाते हैं, यानी इतनी मिर्चें होती हैं कि आंखों से आंसू आते हैं लोगों के, और लोग खा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको शौक ना हो। लेकिन आपको ओवरऑल ट्रेंड, अगर मैं वर्ल्ड का ट्रेंड अगर मैं बताऊं आपको, तो हमारा इंडियन फूड जो है वो बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है। एंड रीजनल क्यूजीन बहुत स्प्रेड हो रही है। हाँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन हमारा जो एक नॉर्थ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड की मैं बात बता रहा हूँ, जो लखनऊ से लेकर के या मतलब कलकत्ता से लेकर के पंजाब तक की जो चलता है। अभी एक हमारे जानने वाले हैं, वो मतलब जो हमारे शेफ्स की जो होती रहती है रॉयल बंगाल में, तो एक शेफ खलील है, तो उन्होंने वहाँ पे एक ब्रांड बनाया हुआ बिरयानी के नाम से अमेरिका में, तो उनके कई शहरों में, तो कोलकाता वाली बिरयानी वहाँ बेचते हैं और उनकी ब्रांचेस बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत से लोगों को पता है, जैसे उन लोगों ने अपने किया हुआ है। तो आप समझते कि इंडियन जो खास करके नॉर्थ इंडियन फूड जो है, इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है और यही ट्रेंड में आ रहा है, क्योंकि ये इसके जो स्पाइसेस हैं ना, जिनको हमको बताया गया था कि अरे ये तो बड़े स्पाइस वाले खाते हैं, तो स्पाइसेस की जब रीजनिंग जानी उन्होंने, तो कोविड में हैरत में आ गए उन्होंने देखा अरे भाई सब तो बिल्कुल गिरे पड़े जा रहे हैं, सब उन्होंने पूरे पूरे गाँव खाली कर दिए। यहाँ पर कोई मतलब 100-200 में, मतलब कोविड में बहुत लोग मरे हैं और रहने कोई भी एक मरता तो नुकसान है, लेकिन अगर परसेंटेज मतलब आबादी के हिसाब से देखिएगा तो हमारे इंडिया में इतनी मौतें नहीं हुई जितनी दूसरे लोगों के मुल्कों में हुई। या और भी आसपास के मुल्क ऐसे थे कि जहाँ पे खाना अच्छा खाया जा रहा था, मतलब हमारे पड़ोस पाकिस्तान में भी ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा बहुत लोग मरे, क्योंकि वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है, लोग अच्छा प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन मतलब ज़्यादातर खा रहे हैं, कभी कभी उनको मजबूरी भी होती है। जिस रीजन में सही से खाना खाया जा रहा है, प्रोटीन सही ले रहे हैं, फाइबर सही ले रहे हैं, तो वहाँ के ऊपर, और यहाँ पे हमारे टर्मरिक जो है उससे लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए, पता नहीं कितनी कितनी दवाएं बना के लेकर के आए, लेकिन जिसने हल्दी को दूध में लेकर के पिया है ना, तो वो जल्दी वो ठीक हुआ। और आज भी जो है वो मतलब उन्होंने कुछ वो टर्मरिक लेटे या मिल्क लेटे कुछ इस तरह से कुछ बना करके वो दही जो लेटे जो बेच रहे हैं वो दही वो दूध में हल्दी बना के बेच रहे हैं। और दूध और हल्दी आप जरा सा आप खुद भी देखिए और अपने घर वालों से, बहुत पुराने लोगों से, अपने फादर से पूछिए, मेरे फादर जो उसमें रोज रात को हल्दी वाला दूध पीते हैं। लेकिन ये कब से पीना है? बहुत टाइम से। कितने टाइम हो गया हो? बहुत साल हो गए। वो अपने बचपन से पी रहे हैं। तो आज ये आप लोगों ने कोविड में जाना, हाँ। यानी वो दूध और हल्दी जो दवा है जी, तो आपने पूछा था ना, आपका सवाल जो था, और वो आपके दोनों सवाल का जवाब इसमें एक साथ है कि जो मतलब स्पाइसेस कौन से होते हैं वो हमारे कलनरी यूज में, जो ये जानना लोग चाहते हैं कि जो कलनरी के और मेडिसिनल स्पाइसेस अलग अलग होते हैं, बिल्कुल नहीं हैं, बहुत से ऐसे जो आप लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस है, मतलब विच इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन द कलनरी इन द लखनवी कुजीन एंड मतलब एज वेल एज द मतलब सब अदर कुजीन्स आल्सो, हैदराबाद वगैरह में तो उधर भी जो नॉन वेजिटेरियन जहाँ जहाँ फूड बनते हैं वो वहाँ पर लोग पहले से उसमें खा रहे हैं, पहली बात। दूसरा जवाब ये है कि दूध और हल्दी जिन लोगों ने रिसर्च की उनके लिए एक नया है। हमारे यहाँ तो बचपन में पता नहीं कितने 200-400 साल से 500 साल से 1000 साल से इधर किसी को चोट लगी, कोई बीमार हुआ, दूध और हल्दी दे दो, है ना, कोई पेट खराब हुआ, दही खिचड़ी दो। तो ये सब दवाएं पहले से इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें थी, तो आज वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आपकी रहेगी उतने ही आप मजबूत हैं, उतने ही बीमारियों से बचे हुए हैं। बस लोगों को मैं आपके ज़रिए से मुझे मौका मिला है, तो मैं आपकी जो ऑडियंस है सामाईन जिसको कह दिए
व्यूअर्स हैं उनको मैं, ये पॉडकास्ट है तो व्यूअर्स होंगे, ऑडियंस पर रेडियो पे अलग होता है, तो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने खाने को अच्छा किया और आपने देखा किसी एक अच्छे शेफ़ के होटल में खाना खाएं, और शेफ़ का क्या है, उसका कितना खाने के ऊपर कितना ज्ञान है, तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शेफ़्स के लिए ये है कि आपको अपने स्पाइसेस को जिनको भी आप डालें अपने डिशेज़ में जब डिज़ाइन करें, तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है या नहीं। आपके खाने को इम्यूनिटी बूस्टर होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए हम खाना खाते हैं, अपना खाना जो खाना खाते हैं वो एनर्जी लेने के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए खाते हैं। अगर वो एनर्जेटिक नहीं है, और एक और भी टिप आपको दे देते हैं, आपके ऑडियंस आपके पूछे बगैर मैं देना चाहता हूँ कि हमारा सुबह का फूड जो है वो एनर्जेटिक होना चाहिए। एक अच्छा नाश्ता कीजिए। दिन में जो लंच करते हैं लोग, उसको लंच को में जो है वो आप टिफ़िन भी लेकर के घर से आते हैं, तो इस आदत को आप छोड़ दीजिए। टिफ़िन ना लेके आइए, टिफ़िन में अगर लाइए भी तो कट फ्रूट्स या वैसे फ्रूट्स जो है, आपको जो फ्रूट्स लेकर के आइए वो खाइए। शाम को 8 बजे से पहले अच्छा खाना खा लीजिए। जो आप चाहते हैं खाना खाने के लिए एनर्जेटिक ना हो, कम एनर्जी हो उसमें, ट्रैंक्विलाइजिंग हो थोड़ा-सा हो, जिससे आपको अच्छी सी नींद आ जाए, साउंड स्लीप ले पाएँ आप। फिर आप सुबह उठें और अच्छा नाश्ता करें। नाश्ता सुबह के 2-3 बार कर लीजिए। मतलब जल्दी उठ जाइए, 5 बजे उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिर आपको भूख लगेगी, फिर 6-7 बजे खाना खा लीजिए। फिर ऑफिस जाने से पहले 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खाना खा लीजिए। इन हैबिट्स को आप चेंज करेंगे तो आप खाने के करीब होंगे और बीमारियों से दूर होंगे। और बहुत शुक्रिया आपका शिप्रा जी। और मैं शिप्रा जी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त है? जी बिल्कुल। कि शिप्रा जी जो हैं वो भी एक शौकिया शेफ़ हैं, और ये बहुत मेहनत करती हैं और लोगों को खाना खिलाने की कोशिश करती हैं, बताती हैं, और इसके ऊपर इन्होंने ये सीरीज़ शुरू की है अपने टीम के साथ में, जिसका नाम है भाषा और भोजन। और ये इस वक़्त प्रिज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर चाहते हैं, अगर अपना फ्यूचर चाहते हैं, अपनी फैमिलीज़ का फ्यूचर चाहते हैं, तो अपनी भाषा को बचाइए। भाषा से मतलब हमारा हिंदी या उर्दू से नहीं है। जो भी भाषा, आप 100 भाषाएँ बोलिए। बहुत से लोग कहते हैं इंग्लिश का विरोध करते हैं, मैं इंग्लिश करूँ नहीं। आप हर भाषा, फ्रेंच जानिए, जैपनीज़ जानिए। जितनी भी भाषाएँ आप बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलिए। लेकिन अपनी भाषा से ज़रूर जुड़े रहिए। अगर आप पंजाबी हैं तो आपको पंजाबी नहीं आती तो ये शर्म की बात है। आप बंगाली हैं और बंगाली आपको नहीं आती तो ये शर्म की बात है। आप हिंदी बेल्ट में रहते हैं, अगर आपको हिंदी नहीं आती, ये शर्म की बात है। तो ज़रूर ये अपनी भाषाएँ 100 सीखिए, अपनी भाषा का दामन ना छोड़िए, है ना? अगर आप इस रेंज में हैं तो आप उर्दू जानना पढ़ना चाहते हैं, उर्दू पढ़िए। अपनी भाषा से जुड़िए, आपकी भाषा में ही आपकी संस्कृति छुपी हुई है। उसी में मॉरल स्टोरीज़ हैं, जब वो पढ़ेगा उसी के अंदर कविताएँ हैं, उसी में नज़्में हैं, उसी में ग़ज़लें हैं, जो आपको अपनी संस्कृति से, कल्चर से जोड़ के रखती हैं। दूसरी बात, ये आपका खाना, जो आपका खाना है, जो आपके जो पहले जिन लोगों ने, आज का खाना जो डिज़ाइन हो रहा है, ये आपका जो नया खाना डिज़ाइन हो रहा है, वो चाहे बर्गर हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, मैं फ़ास्ट फूड की तरफ कहना चाहता हूँ। ये खाना आपके सेहत को ख़राब करने के लिए डिज़ाइन हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो डिज़ाइन हुआ था खाना, वो हज़ारों साल पहले का हो, कब का हो, वो खाना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपको बीमारियों से दूर रखने के लिए था। तो भाषा और भोजन का ख़्याल रखिए। शिप्रा जी काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करिए, और जो भी आप कर सकते हैं इनके साथ में, खुद सोचिए कि हम भाषा और भोजन के लिए क्या कर सकते हैं। उस भोजन के साथ जुड़िए, ये नहीं कि आप भोजन खाने आ जाइए, खिलाइए हमें भोजन, खिलाइए, इनको खिलाइए भोजन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शिप्रा जी। थैंक यू शेफ। और आपके लिए मैं फिर से आपको और आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू और मैं यहाँ पे तो दिल्ली में तो मैं रहता नहीं, तो मैं आपको यहाँ पर जो मैं आया हूँ, मैं खाली मैं ज्ञान दे नहीं रहा हूँ, मैंने किया भी है। मैं हैदराबाद में था, वहाँ से यहाँ पर आया हूँ आपके इसी मिशन को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू शेफ। थैंक यू सो मच। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू। आई थिंक हमारे ऑडियंस को आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। जिस तरह का खाना खाने से आप हेल्दी रहेंगे, वो आज हमको शेफ इज़्ज़त हुसैन ने बताया। तो आज हमारे ऑडियंस ने काफ़ी कुछ सीखा है शेफ इज़्ज़त हुसैन से। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना रहेगी कि आप लोग ये जैसे बता रहे हैं कि खाना आप लोग ठीक कर लेंगे तो इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर हेल्थ।
So on that note, stay healthy, eat healthy. Shipra Mathur is signing off from Moment Studio.